लखनऊ के इंदिरा नगर में सुशीला देवी का छोटा सा मकान था, लेकिन उस मकान की नींव में सिर्फ ईंट सीमेंट नहीं, उनकी पूरी जिंदगी लगी हुई थी। पति के जाने के बाद उन्होंने सहकारी बैंक में नौकरी करके एक एक रुपया जोड़कर अमान को पढ़ाया, घर चलाया और इसी मकान की किश्तें भरीं। लोग कहते थे, सुशीला जी, आपने तो अकेले ही पूरा घर संभाल लिया। और वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती थी। उन्हें शोर मचाने की आदत नहीं थी, उन्हें बस काम करना आता था। जब अमान की शादी रिया से हुई तो सुशीला देवी ने सच में सोचा था कि अब घर में रौनक आ जाएगी। उन्होंने नई बहू के लिए अलमारी खाली की, रसोई में उसकी पसंद के बर्तन रखे और पहले दिन ही उससे कहा, बेटा, ये घर अब तुम्हारा भी है, जैसे आराम लगे वैसे रहना। रिया ने उस दिन बहुत मीठी आवाज में कहा था, मम्मी जी, आप बस आराम करिए, अब मैं सब संभाल लूंगी। रिश्तेदारों ने भी तारीफ की, वाह, कितनी समझदार बहू है। लेकिन शादी के बाद जो मिठास दिख रही थी वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। पहले पहले रिया छोटी छोटी बातें कहती थी, मम्मी जी, ये चाय थोड़ी कड़क बनाइए ना, अमान को ऐसी पसंद है। फिर मम्मी जी, मेरे कपड़े अलग से धो देना, मशीन में मत डालना। फिर मम्मी जी, आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, जरा ड्राइंग रूम अच्छे से साफ कर देना। सुशीला देवी को लगा, नई है, घर समझ रही है, कोई बात नहीं। मगर धीरे धीरे फरमाइशों का लहजा आदेश में बदलने लगा। सुबह 6 बजे सुशीला देवी चाय चढ़ाती तो रिया कमरे से आवाज लगाती, मम्मी जी, मेरे लिए ग्रीन टी बना देना, शक्कर मत डालना। और हाँ, नाश्ते में पोहा नहीं, कुछ अच्छा बना लेना। रोज रोज वही बूढ़ों वाला खाना नहीं खाया जाता। सुशीला देवी सुनती, चुप रहती। अमान अखबार के पीछे चेहरा छुपाकर बैठा रहता। उसे सब सुनाई देता था, पर वो बस इतना कहता, माँ, तुम बुरा मत माना करो। रिया थोड़ी सी सीधी बोल देती है, दिल की बुरी नहीं है। सुशीला देवी चाहती कि बेटा एक बार कह दे, रिया, ऐसे बात मत करो, पर अमान के मुंह से ये बात कभी नहीं निकली। रिया को सबसे ज्यादा परेशानी सुशीला देवी की पुरानी आदतों से थी। उसे लगता था कि घर उसकी सोशल इमेज खराब कर रहा है। वो कहती, मम्मी जी, ये पुराने डिब्बे क्यों रखे हैं रसोई में? ये घर थोड़ा मॉडर्न लगना चाहिए। हर जगह अचार, पापड़, स्टील के डिब्बे, ये सब बहुत मिडिल क्लास लगता है। सुशीला देवी धीरे से कहती, बेटा, घर में काम की चीजें हैं। तो रिया तुरंत बोलती, काम की चीजें और कबाड़ में फर्क होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात कमेंट में जरूर बताइएगा। घर में बड़े लोग अगर चुप रहते हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता? क्योंकि सुशीला देवी भी चुप थीं, लेकिन उनका चुप रहना कमजोरी नहीं था, बस उन्हें अपने घर को टूटते हुए देखने से डर लगता था। एक दिन दोपहर में रिया की 4 सहेलियां घर आईं। सबके हाथ में फोन, चेहरे पर नकली हंसी और बातों में वही दिखावे वाली चमक। रिया सुबह से सुशीला देवी को दौड़ा रही थी, मम्मी जी, दही बड़े बना देना, चटनी अलग रखना, कॉफी बाद में बनाना, और हाँ, सामने ज्यादा मत बैठना, आप बस किचन संभाल लेना। ये सुनकर सुशीला देवी के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, मैं सामने क्यों नहीं बैठूं बेटा? रिया ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, अरे मम्मी जी, आप समझती क्यों नहीं? मेरी फ्रेंड्स थोड़ी अलग टाइप की हैं, आप बोर हो जाओगी। सहेलियां आईं, हंसी मजाक शुरू हुआ। सुशीला देवी ट्रे में कॉफी लेकर ड्राइंग रूम में गईं। तभी एक लड़की ने पूछा, रिया, तुम्हारे यहाँ मेड बहुत अच्छी है यार,
इतना सब बना दिया? रिया ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, घर की ही हैं, फैमिली जैसी हैं, पुरानी हैं, इसलिए भरोसा है। कमरे में 2 सेकंड की अजीब सी खामोशी हुई, फिर सब हल्का सा हंस दिए। लेकिन सुशीला देवी के कानों में सिर्फ एक शब्द अटक गया, मेड, नौकरानी, अपने ही घर में, अपनी ही बहू के मुंह से। उनके हाथ में ट्रे थी, पर उस दिन ट्रे भारी नहीं थी। भारी वो अपमान था जो गले में फंस गया था। वो बिना कुछ बोले वापस रसोई में चली गईं। अंदर जाकर उन्होंने गैस बंद की, सिंक के पास खड़ी हुईं और पहली बार उन्हें लगा कि ये घर अब घर जैसा नहीं रहा। शाम को आमन आया तो रिया ने बड़े प्यार से कहा, आज मेरी फ्रेंड्स ने बहुत तारीफ की घर की। आमन मुस्कुरा दिया। सुशीला देवी ने उसकी तरफ देखा, शायद वो पूछेगा, माँ आप ठीक हो? लेकिन उसने नहीं पूछा। रात को सब सो गए। घर में पंखे की आवाज और बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सुशीला देवी अपने कमरे में बैठी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं थी। उन्होंने अलमारी के नीचे रखा पुराना स्टील का बक्सा खींचा। उसमें बैंक के पुराने कागज, घर की रजिस्ट्री, बिजली के बिल, कुछ डायरी और उनके पति की पुरानी घड़ी रखी थी। उन्होंने धीरे से एक खाली फाइल निकाली, उस पर सफेद कागज चिपकाया और पेन से लिखा, घर के मामले। फिर उन्होंने अपनी पुरानी डायरी खोली और तारीख लिखी। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी, आज मेरी बहू ने मुझे मेरे ही घर में नौकरानी कहलवाया। लिखते वक्त उनके हाथ कांपे नहीं, बस चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उस रात सुशीला देवी ने कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई चिल्लाहट नहीं की। उन्होंने बस बक्सा बंद किया, फाइल सिरहाने रखी और बत्ती बुझा दी। लेकिन उसी अंधेरे कमरे में एक बात साफ हो चुकी थी, अब वो हर बात याद रखेंगी और जिस दिन बोलेंगी उस दिन सिर्फ घर नहीं, घर के लोगों का असली चेहरा भी सबके सामने होगा। अगली सुबह सुशीला देवी रोज की तरह 5:45 पर उठी। रसोई में गैस जलाई, चाय चढ़ाई और बिना किसी हड़बड़ी के अपना काम करने लगी। फर्क बस इतना था कि अब उनकी चुप्पी खाली नहीं थी। अब वो हर बात देख रही थी, समझ रही थी और नोट कर रही थी। रिया ने कमरे से आवाज लगाई, मम्मी जी, मेरी कॉफी बना दी क्या? और सुनिए, आज फर्श अच्छे से पोंछ देना, मुझे रील बनानी है। सुशीला देवी ने बस हाँ बेटा कहा, लेकिन चाय के पास रखी छोटी डायरी में समय लिख दिया। धीरे धीरे रिया की हिम्मत और बढ़ गई। अब वो डिलीवरी वाले के सामने भी बोल देती, अरे आंटी को दे दो, नीचे वाली बूढ़ी हेल्पर हैं। कभी दूध वाला पैसे मांगता तो रिया कहती, मम्मी जी से ले लो, वही घर के छोटे मोटे काम देखती हैं। सुशीला देवी पहले ऐसे वाक्यों को पी जाती थीं, मगर अब वो हर बात तारीख के साथ लिखती थीं। किस दिन किसके सामने क्या कहा गया, कौन मौजूद था, किसने सुना, सब कुछ। अमान को दफ्तर जाने की जल्दी रहती थी। वो सुबह टिफिन लेकर निकलता, शाम को थका हुआ आता और मोबाइल में घुस जाता। एक दिन सुशीला देवी ने धीरे से कहा, आमान, रिया मुझसे ठीक से बात नहीं करती। आमान ने जूते उतारते हुए कहा, माँ प्लीज अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। ऑफिस में इतना तनाव रहता है, घर आकर ये सब सुनने की हिम्मत नहीं होती। उस दिन सुशीला देवी को समझ आ गया कि बेटा अंधा नहीं है, बस आंख खोलना नहीं चाहता। रिया को सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वो घर के कोने सजाती, मोमबत्तियां जलाती, महंगे कप में कॉफी रखकर वीडियो बनाती और कैप्शन लिखती,
माई पीसफुल मैरिड लाइफ। लेकिन वीडियो ख़त्म होते ही वही कप सिंक में पटक कर कहती, मम्मी जी ये धो देना और मेरे कमरे में मत आना बिना पूछे। सुशीला देवी कभी कभी दरवाजे के पास लगे छोटे कैमरे की तरफ देखती और मन ही मन सोचती, चलो ये भी गवाह है। इसी बीच रेखा आंटी को भी सब दिखने लगा था, सामने वाली बालकनी से, सीढ़ियों से और कभी कभी गेट के पास खड़े होकर। एक दिन उन्होंने सब्जी लेते समय सुशीला देवी से पूछा, दीदी आप ठीक तो हो? ये लड़की बहुत तेज बोलती है आपसे। सुशीला देवी ने पहले टालना चाहा, फिर धीरे से बोली, रेखा अगर कभी जरूरत पड़े तो सच बोल दोगी? रेखा आंटी ने बिना देर किए कहा, दीदी जो देखा है वही बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी पर सच छुपाऊंगी भी नहीं। उसके बाद सुशीला देवी ने अपने छोटे भाई महेश को फोन किया। महेश चाचा अगले रविवार को आ गए। रिया ने उन्हें देखकर मुंह बनाया, अब ये भी आ गए, लेकिन सामने से मीठी बनकर बोली, अरे मामा जी नमस्ते। महेश ने सब समझ लिया। दोपहर में जब रिया अपने कमरे में थी, सुशीला देवी ने सारी डायरी, बिल, रिकॉर्डिंग और पुराने कागज महेश के सामने रख दिए। महेश चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, दीदी आप भावुक मत बनो, घर आपका है, मेहनत आपकी है, कोई आपको नौकरानी बनाकर नहीं रख सकता। अगले ही दिन महेश उन्हें एक वकील के पास ले गए। छोटी सी ऑफिस थी, हजरतगंज की पुरानी बिल्डिंग में। वकील ने सारे कागज देखे और साफ कहा, माताजी मकान पूरी तरह आपके नाम है, कोई बेटा, बहू, रिश्तेदार आपकी मर्जी के बिना इसे बेच नहीं सकता, और अगर आपको मानसिक प्रताड़ना हो रही है तो कानून में आपके लिए रास्ते हैं। सुशीला देवी ने पहली बार राहत की सांस ली। उन्हें बदला नहीं चाहिए था, उन्हें बस अपनी इज्जत वापस चाहिए थी। अगर आप यहां तक कहानी सुन रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिए, बुजुर्ग जब कागज संभाल कर रखते हैं ना, तो नई पीढ़ी उसे कबाड़ समझती है, लेकिन कई बार वही पुराने कागज इंसान की इज्जत बचा लेते हैं। और हाँ, कहानी असली लग रही हो तो लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी बातें बहुत घरों में होती हैं, बस कोई खुलकर बोलता नहीं। उधर रिया को लगा कि अब घर पूरी तरह उसके हाथ में है। उसने आमान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। देखो आमान, ये पुराना मकान बेच देते हैं, इतने बड़े घर की जरूरत ही क्या है? एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे, सोसाइटी में जिम होगा, क्लब होगा, हमारी लाइफस्टाइल सुधरेगी। अमन ने डरते डरते कहा, पर मकान मां के नाम है। रिया तुरंत बोली, तो उनसे साइन करवा लो, आखिर तुम्हारी मां है, और वैसे भी उम्र हो गई है, उन्हें क्या करना इतने बड़े घर का। अमान चुप रहा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चुप्पी कभी कभी हां से भी ज्यादा खतरनाक होती है। 2 दिन बाद रिया ने सारी हद पार कर दी। रात को वो अमान से कमरे में कह रही थी, मुझे सच बोलने दो, तुम्हारी माँ इस घर का माहौल खराब करती हैं। हर वक्त पुरानी सोच, पुराने तरीके। उन्हें किसी छोटे कमरे में रख दो या किसी शांत जगह भेज दो। हमें अपनी जिंदगी जीनी है। ओल्ड पीपल रूइन द वाइब, समझो ना। दरवाजा पूरा बंद नहीं था। बाहर से पानी लेने आई सुशीला देवी ने सब सुन लिया। उस रात उन्होंने कोई आवाज नहीं की, बस अपने कमरे में गईं, फाइल खोली और एक नया पन्ना लगाया। ऊपर लिखा, मकान बेचने का दबाव। फिर उन्होंने वो कागज भी संभाल कर रखे जो रिया ने प्रॉपर्टी डीलर से मंगवाए थे। रिया को लगता था कि सुशीला देवी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सुशीला देवी ने जिंदगी बैंक में गुजारी थी। दस्तखत, रजिस्ट्री, नॉमिनी, गवाह,
शर्तें सब समझती थी। कुछ ही दिनों बाद अमन का प्रमोशन हुआ। रिया ने घर में छोटा सा गेट टुगेदर रखने का फैसला किया। रिश्तेदार, पड़ोसी, कुछ ऑफिस वाले, सबको बुलाया गया। रिया पूरे जोश में थी। उसने कहा, इस बार सबको दिखना चाहिए कि ये घर मैं कैसे मैनेज करती हूं। सुशीला देवी ने शांत आवाज में पूछा, कितने लोग आएंगे बेटा? रिया ने बिना देखे कहा, आप बस खाना संभाल लेना, बाकी प्रेजेंटेशन मैं देख लूंगी। सुशीला देवी ने सिर हिला दिया। उसी शाम उन्होंने महेश को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, रविवार को आ जाना। रेखा को भी बोल देना, फाइल पूरी हो गई है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर महेश ने कहा, दीदी आप पक्का तैयार हैं? सुशीला देवी ने खिड़की से अपने आंगन को देखा, जहां उन्होंने कभी अमान को साइकिल चलाना सिखाया था। फिर बोली, हां, अब अगर मैं नहीं बोली तो मेरी चुप्पी ही मेरी गलती बन जाएगी। रविवार की सुबह रिया ने घर को होटल जैसा सजाया। फूल आए, मिठाइयां आईं, नए कुशन लगे और मेहमानों की लिस्ट बार बार चेक हुई। रिया के चेहरे पर जीत जैसा भाव था। उसे लग रहा था कि आज सबके सामने वही इस घर की मालकिन लगेगी। लेकिन उसी सुबह सुशीला देवी ने अपनी सफेद साड़ी निकाली, बाल ठीक किए और बिस्तर के नीचे से वही मोटी फाइल उठाई। फाइल भारी थी, पर इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। आज वो खाना परोसने वाली सास नहीं थी। आज वो अपने ही घर में अपनी इज्जत का हिसाब लेने वाली थी। रविवार की शाम घर सच में बदला हुआ लग रहा था। ड्राइंग रूम में नए कुशन थे, सेंटर टेबल पर मिठाई के डिब्बे रखे थे और रिया बार बार सबको बता रही थी, मैंने सब खुद मैनेज किया है। आजकल घर चलाना भी एक स्किल है। रिश्तेदार सिर हिला रहे थे। अमान के ऑफिस के 2 लोग भी आए हुए थे और रेखा आंटी चुपचाप कोने वाली कुर्सी पर बैठी सब देख रही थी। महेश चाचा भी समय से आ गए थे। रिया ने उन्हें देखकर थोड़ी बनावटी मुस्कान दी, लेकिन आज उसे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि आज सबकी नजरों में वही इस घर की असली मालकिन बन जाएगी। सुशीला देवी रसोई से चाय लेकर आईं तो रिया ने तुरंत लोगों के सामने उनका हाथ पकड़कर कहा, अरे मम्मी जी, आप क्यों काम कर रही हैं? बैठिए ना, आप तो हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हैं। सुशीला देवी ने उसकी तरफ देखा। वही बहू जो 2 दिन पहले कह रही थी कि बूढ़े लोग घर का वाइब खराब कर देते हैं, आज सबके सामने आशीर्वाद वाली लाइन बोल रही थी। कमरे में बैठे लोग मुस्कुरा दिए। अमन को भी लगा कि शायद सब ठीक है, लेकिन सुशीला देवी के चेहरे पर आज वो पुरानी चुप्पी नहीं थी। आज उनकी आंखों में एक साफ फैसला था। थोड़ी देर बाद जब सब लोग चाय नाश्ता कर चुके, रिया ने अमान की प्रमोशन वाली बात शुरू की। उसने कहा, अब हमारी लाइफ में नया फेज शुरू होने वाला है। हम लोग शायद जल्दी ही बड़े फैसले लेंगे। बेहतर घर, बेहतर सोसाइटी, बेटर लाइफस्टाइल। अमान ने उसकी तरफ देखा जैसे वो बात को रोकना चाहता हो, लेकिन फिर हमेशा की तरह चुप हो गया। तभी सुशीला देवी ने धीरे से कहा, एक बात मैं भी बोलूं? कमरे में शांति हो गई। रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, आप तो घर की सीनियर मोस्ट हैं। ये लाइन सुनकर महेश चाचा ने नीचे देखा, जैसे उन्हें हंसी रोकनी पड़ रही हो। सुशीला देवी अपने कमरे में गईं और वही मोटी फाइल लेकर वापस आईं। उन्होंने फाइल टेबल पर रखी। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन असर ऐसा था कि सबकी नजर वहीं टिक गई। सुशीला देवी ने कहा, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी बातें नहीं करूंगी, बस घर की बात घर वालों
और गवाहों के सामने साफ कर दूंगी। ये मकान मेरे नाम है। मेरे पति के जाने के बाद मैंने बैंक की नौकरी करके इसकी किश्तें भरी थीं। किसी ने दहेज में नहीं दिया, किसी बेटे ने खरीद कर नहीं दिया और किसी बहू को सजावट के लिए नहीं मिला। रिया के चेहरे की मुस्कान पहली बार कम हुई। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? हम तो फैमिली हैं। सुशीला देवी ने शांत आवाज में कहा, फैमिली वही होती है जहां इज्जत हो, जहां एक बुजुर्ग औरत को मेहमानों के सामने नौकरानी कहा जाए। वो फैमिली नहीं, दिखावा होता है। ये सुनते ही कमरे में कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिया ने जल्दी से कहा, अरे वो तो मजाक था, मेरी फ्रेंड्स भी ऐसी ही बोलती हैं। सुशीला देवी ने फाइल का पहला पन्ना खोला। ये तारीख है उस दिन की। ये वो दिन है जब तुम्हारी सहेलियों के सामने तुमने मुझे घर की मेड जैसा बताया। ये दूसरी तारीख, जब डिलीवरी वाले के सामने कहा गया कि नीचे वाली बूढ़ी हेल्पर को पार्सल दे दो। ये तीसरी तारीख, जब आमन के सामने मुझे कहा गया कि मैं घर का माहौल खराब करती हूं। ये वो कागज हैं जो प्रॉपर्टी डीलर से मंगवाए गए थे, और ये वो नोट्स हैं जिनमें मुझे साइन कराने की बात लिखी गई। अमान का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, माँ, आपने ये सब? सुशीला देवी ने उसकी बात काटी नहीं, बस उसकी तरफ देखकर बोली, बेटा, मैंने सब इसलिए लिखा क्योंकि जब माँ बोलती है तो घर वाले कहते हैं माँ इमोशनल हो रही है। कागज बोलते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। रेखा आंटी ने उसी वक्त कहा, मैंने भी कई बार सुना है, दीदी झूठ नहीं बोल रही। सीढ़ियों में, गेट पर, बालकनी से बहुत बार देखा है। महेश चाचा ने भी साफ कहा, दीदी आज किसी को नीचा दिखाने नहीं आई हैं, ये सिर्फ अपनी इज्जत वापस मांग रही हैं। रिया अब घबरा गई थी। उसने आमन की तरफ देखा, जैसे वो हमेशा की तरह उसे बचा लेगा, लेकिन इस बार आमन की आंखें नीचे थीं। उसने पहली बार धीमी आवाज में कहा, रिया, जो माँ कह रही हैं उसमें झूठ नहीं है। मैंने भी बहुत कुछ सुना था, मैंने इग्नोर किया, गलती मेरी भी है। ये सुनते ही रिया का चेहरा बदल गया। वो बोली, तो अब सब मिलकर मुझे विलन बना रहे हैं। मैंने इस घर को अच्छा बनाने की कोशिश की। सुशीला देवी ने कहा, घर कुशन बदलने से अच्छा नहीं बनता बेटा, घर लहजा बदलने से अच्छा बनता है। कमरे में बैठे बुजुर्ग रिश्तेदार चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी अब रिया के साथ नहीं थी। एक मौसी जी ने साफ कहा, बहू, सास भी इंसान होती है। सेवा लेना आसान है, सम्मान देना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अमान की आंखों में पहली बार शर्म साफ दिख रही थी। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया जबकि मैं इसी घर में था। सुशीला देवी ने तुरंत माफी स्वीकार नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, माफी शब्द से नहीं, आदत से साबित होती है। फिर उन्होंने फाइल बंद की और अपना फैसला सुनाया। मैं किसी को घर से निकालने का तमाशा नहीं करूंगी। मैं कानून जानती हूं, लेकिन पहले घर को एक मौका दे रही हूं। आज के बाद इस घर में कोई मुझे नौकरानी जैसा नहीं समझेगा। घर के खर्च, काम और जिम्मेदारियां लिखकर तय होंगी। आमन, तुम अपनी पत्नी और अपनी मां के बीच दीवार बनकर नहीं, इंसाफ बनकर खड़े रहोगे। रिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो बहू बनकर रहो, मालिक बनकर नहीं। और अगर तुम्हें अलग जिंदगी चाहिए तो शांत से अलग घर ले लो। मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर किसी को मॉडर्न लाइफ नहीं दूंगी। ये बदला नहीं था, ये सच था, और सच जब सबके सामने आता है तो सबसे बड़ा आईना बन जाता है। रिया के पास जवाब नहीं था।
उसने पहली बार धीरे से कहा, मुझसे गलती हुई। लेकिन सुशीला देवी ने सिर्फ इतना कहा, गलती एक दिन की होती है, आदत महीनों की थी, अब सुधार भी समय लेकर ही दिखेगा। उस रात मेहमान चले गए, लेकिन घर में पहली बार अजीब शांति नहीं, साफ शांति थी। अगले दिन से चीजें बदलने लगी। रिया ने तुरंत देवी नहीं बन गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। पहले कुछ दिन उसका चेहरा उतरा रहा, बातें कम रहीं, लेकिन अब वो आदेश नहीं देती थी। अमान ने भी घर के काम बांटने शुरू किए, रसोई के खर्च लिखे, और सबसे जरूरी बात, जब भी रिया का लहजा बिगड़ता, वो चुप नहीं रहता। धीरे धीरे घर में डर की जगह सीमा आ गई, और सीमा की वजह से सम्मान लौटने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुशीला देवी ने अपने वकील से मिलकर अपनी वसीयत भी अपडेट करवाई। उन्होंने साफ लिखा कि उनकी संपत्ति प्यार और जिम्मेदारी देखकर बांटी जाएगी, सिर्फ रिश्ते के नाम पर नहीं। कुछ हिस्सा उन्होंने बुजुर्ग सहायता संस्था के नाम भी रखा। जब आमान को ये बात पता चली तो उसने विरोध नहीं किया। उसने बस मां का हाथ पकड़कर कहा, आपने सही किया। सुशीला देवी ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मां होना अलग बात है, बेवकूफ होना अलग बात है। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। बहुत से घरों में बुजुर्ग चिल्लाते नहीं, इसलिए लोग समझ लेते हैं कि उन्हें चोट नहीं लगती। बहुत सी मान में कागज नहीं दिखाती, इसलिए लोग समझ लेते हैं कि उनका कोई हक नहीं। और बहुत से बेटे प्यार करते हैं, लेकिन बोलते नहीं, इसलिए उनकी चुप्पी किसी और के अन्याय को ताकत दे देती है। सुशीला देवी ने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने बस सच को सही समय पर सही लोगों के सामने रख दिया। और कभी कभी कर्म का हिसाब थप्पड़ से नहीं, एक फाइल, एक गवाही और एक शांत आवाज से पूरा हो जाता है। अगर आपको सुशीला देवी की ये कहानी सही लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अमान जैसे बेटों को कब और कैसे अपनी मां के लिए खड़ा होना चाहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और ऐसे घर की सच्चाई के साथ, जहां चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था।